डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिंगलिंग ज्ञान। दिस इज नवनी चौहान और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो है फॉर्म्स ऑफ टेंसेस। फॉर्म्स ऑफ टेंसेस में मैं आपको सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो करवाऊंगी ही, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ, तो एक बार इस पे ध्यान देंगे। मैंने उस दिन आपको बताया था फ्रेंड्स कि हमारे पास जो है मेनली 3 टाइप के टेंसेस रहते हैं और उन 3 टाइप के टेंसेस का क्या होता है, फर्दर 4 सब टाइप्स होते हैं हर एक टाइप के टेंस में, जिसमें सबसे पहले हमने इंडेफिनिट टेंस की बात की थी। इंडेफिनिट टेंस वो टेंस होता है ना फ्रेंड्स, जिसमें कार्य पूरा होने या ना होने की स्थिति में अनिश्चय की स्थिति हो। यानी कि ये वो टेंस होता है जो आपको ये तो बताता है कि काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ये तो बताता है, लेकिन ये पूरी तरह से पूरा हो चुका है या नहीं हो चुका है, इसके बारे में आपको कंफ्यूजन का स्टेट बना रहेगा। तो इंडेफिनिट टेंस वही टेंस होगा जिसमें काम के बारे में तो नॉलेज मिलेगा कि काम से रिलेटेड यहाँ पे बातचीत हो रही है, लेकिन वो काम पूरा हुआ है या फिर नहीं हुआ है, उसके बारे में आपको यहाँ पर कंफ्यूजन यानी कि अनिश्चय की स्थिति को देखना पड़ेगा। जो नेक्स्ट टाइप का टेंस मैं आपके साथ यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करने जा रही हूँ वो है कंटिन्यूअस टेंस। सो नेक्स्ट टाइप का जो टेंस आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ वो है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस जैसा इसका नाम है, कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार होना, रेगुलरली होना, है ना, बिना किसी रुकावट के होना। तो ये वो टाइप का टेंस होता है जो आपको ये बताता है कि कोई कार्य हो रहा है जो अभी जारी है, यानी कि वो वर्क अभी स्टॉप नहीं हुआ है, वो अभी भी जारी है, अभी भी हो रहा है। सो नेक्स्ट हमारे पास है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जिसमें कार्य पूरा हो चुका होता है। तो इसमें आप जनरली देखोगे वो टेंसेस आएंगे जिसमें आप इस तरह से बात करोगे कि मैंने खाना खा लिया था, मैंने काम कर लिया था। तो जिसमें काम पूरा हो चुका होता है उनको हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पर है लास्ट टाइप का फॉर्म ऑफ टेंस जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो होता है जो आपको ऐसे कार्य का बोध कराता है जो पिछले समय में प्रारंभ हुआ था और दिए हुए समय में चल रहा है। यानी कि कोई ऐसा काम जो पास्ट में स्टार्ट हो चुका था लेकिन दिए हुए समय में चल रहा है। ये दिया हुआ समय कौन सा होगा फ्रेंड्स? दिया हुआ समय वो होगा, अगर आप प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हो, तो वो कार्य वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में भी चल रहा है। और अगर आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हो तो वो पास्ट में भी चल रहा था, है ना, दिया हुआ समय वही है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हो तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हो तो इसका अर्थ है कि ये कार्य अभी फ्यूचर में भी चल रहा होगा। तो इस तरह से दिए हुए समय को आप समझ सकते हो। दिया हुआ समय आपके पास या तो प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा या फिर फ्यूचर होगा। जिस भी टाइप के टेंस को हम डिस्कस करेंगे उससे ये आपको समझ आ जाएगा। तो ये थे फॉर्म्स ऑफ टेंसेस। नाउ अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अगर अभी तक आपने अपने नोट्स को बनाना स्टार्ट नहीं किया है ना फ्रेंड्स, प्लीज़ आप नोट्स को बनाना शुरू कर दीजिए। और अगर इसके पहले के लेक्चर्स के नोट्स भी आपने नहीं बनाए हैं, आप जस्ट देख लीजिए, ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं है, 10 to 12 मिनट्स के वीडियोस है जो मैं अपलोड करती हूँ, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा रिवाइज करने के लिए। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रही हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस एक ही टेंस है और इसमें अगर कोई भी टेंस आप सबसे पहले रीड करते हो ना फ्रेंड, तो आपको चाहिए कि आप उसकी पहचान जो है उसको पहले रीड करो, कि आप एटलीस्ट उस वाक्य को पहचान सको कि वो किस टेंस से बिलोंग करता है। तो जब आप हिंदी में सबसे पहले वाक्य को पढ़ोगे और उस वाक्य के अंत में आपको अगर ता है, ते है, ती है ये नजर आए, या फिर ता है, ते हैं, ती हैं ये नजर आए, या फिर ता हूं, ते हूं, ती हूं ये नजर आए, या फिर हो सकता है कि ता हो, ते हो, ती हो, जब आपको वाक्य के अंत में हिंदी में ये नजर आए, जब आप हिंदी वाक्य पढ़ो और आपको हिंदी वाक्य के अंत में ये नजर आए, तो आप समझ जाइएगा कि वो आपके पास
सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, एग्जाम्पल बताना तो बनता ही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे हिंदी में एक वाक्य देती हूँ, वह गाना गाती है। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, वह गाना गाती है, तो यहाँ पे जो है ती है, ये आपको देखना है कि यहाँ पे ती है आ गया, इसका अर्थ है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। इसी प्रकार से हो सकता है कि आपको यहाँ पर नकारात्मक वाक्य दिया जाए, जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है वह गाना गाती है, हो सकता है मैं यहाँ पे लिख दूं कि वह गाना नहीं गाती है, तो भी हमें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंत तो ती है से ही हो रहा है, जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है। और मान लीजिए कि मैंने इसको प्रश्नवाचक बना दिया, मैंने यहाँ पे लिखा कि क्या क्या वह गाना गाती है, तो क्या वह गाना गाती है, जब मैं यहाँ पर ये लिख दूंगी तो आप ये समझ लीजिए कि अंत तो ती है वर्ड से ही हो रहा है, ती है लेटर से ही हो रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि अगर अंत ती है से हो रहा है, यानी कि ये जो वाक्य है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। अब बात आती है इसके रूल्स की, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स को मैं समझाती हूँ, लेकिन सेंटेंस वाइज। सो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी प्रकार के टेंस को स्टडी करते हैं, हमारा परम कर्तव्य ये रहता है कि हम सबसे पहले सेंटेंस के टाइप्स को भी पढ़ लें, ताकि हमें यहाँ पर टेंस को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैं आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताना चाहूंगी। असर्टिव सेंटेंस, जब हमें असर्टिव सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? ठीक है फ्रेंड्स, असर्टिव सेंटेंस वो होता है, वो वाक्य होता है जो बिल्कुल साधारण है, जिसमें नहीं और प्रश्न का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि ना तो आपको उस सेंटेंस में किसी चीज को लेकर के इनकार किया गया होगा और ना ही उसमें किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। तो जब इस प्रकार का वाक्य आपके पास आता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो असर्टिव सेंटेंस है, या फिर उस वाक्य में आपको किसी प्रकार की उत्सुकता, दुख या खुशी का भाव देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि उसमें आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जिसको आप ये वाला चिन्ह बोलते हो ना, ये वाला चिन्ह जो होता है ये भी आपको उस वाक्य में नहीं देखने को मिलेगा, किसी प्रकार की इच्छा इस वाक्य में नहीं होगी। तो ये वाक्य कौन सा होता है? असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। अगर आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप स्टार्टिंग के लेक्चर्स में देख सकते हो, जहाँ पे मैंने ABC टू नाउन आपको हर एक चीज को कवर करवाया है। वहाँ पे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे भी पूरा लेक्चर है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके साथ यहाँ पे लिंक भी शेयर कर दूंगी उस वीडियो का, सो प्लीज विजिट दैट वीडियो एटलीस्ट वंस, ताकि आप टेंस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। असर्टिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। जब भी साधारण वाक्य की बात आती है तो हमको इसके लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे रूल्स को समझना आपके लिए तब आसान हो जाता है अगर आपने अपना प्रीवियस वर्क जो है वो अच्छे से किया है, यानी कि आपको टाइप्स ऑफ पर्सन्स का नॉलेज है, आपको ये मालूम है कि पर्सन्स जो होते हैं उसका यूज कहाँ करना है, आपको ये मालूम है कि सब्जेक्ट किसको कहा जाता है, आपको ये मालूम है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, वर्ब को कहाँ रखना है, तो तब आपके लिए इसके रूल्स को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपका प्रीवियस वर्क कंप्लीट नहीं है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले के सभी वीडियोस को 1 बाय 1 देख लो, ताकि आप टेंस को बेसिक से अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। तो यहाँ पे रूल को डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हमें असर्टिव सेंटेंस को लिखना होता है तो उसके लिए इस रूल को फॉलो करना पड़ता है फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस का उसको लिखना चाहती हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर में आपके पास रहेगा सब्जेक्ट, इसके अलावा आपके पास होगा वर्ब, और इसके अलावा आपके पास रहेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर कंपल्सरी नहीं होता, ऑब्जेक्ट कई बार अवेलेबल होता है, कई बार अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन जब हमको साधारण वाक्य लिखना होता है असर्टिव सेंटेंस में, तो याद रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है
ये आपके पास या तो कोई नाउन होगा या तो कोई प्रनाउन होगा। लेकिन नाउन और प्रनाउन या तो आपके पास सिंगुलर हो सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको सिर्फ दो ही भागों में डिवाइड कर दूंगी, ठीक है फ्रेंड्स, या तो आपके पास हो सकता है कि नाउन या प्रनाउन क्या है, प्लूरल है, ठीक है। अगर आपके पास सिंगुलर है तो उसके लिए अलग रूल होगा, और अगर आपके पास सब्जेक्ट असर्टिव सेंटेंस में प्लूरल है तो उसके लिए अलग रूल होगा। रूल क्या है उसको ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड्स। एक बात को याद रख लीजिए कि जो वर्ब होगा ना, यहाँ पर वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी ऑलवेज। जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को लिख रहे हो, वाक्य को आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हो, तो आपने ये याद रखना है कि असर्टिव सेंटेंस में आप यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही यूज करोगे। अगर मैं यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात कर रही हूँ तो आपको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि मैं मेन वर्ब की बात कर रही हूँ। असर्टिव सेंटेंस में हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस के केस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है फ्रेंड्स। हेल्पिंग वर्ब आपके पास असर्टिव सेंटेंस में यूज ही नहीं होता है, जो मैंने आपके साथ उस वक्त भी डिस्कस किया था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब का इस्तेमाल होता है। वर्ब यहाँ पे सिर्फ मेन वर्ब होगा असर्टिव सेंटेंस के केस में, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। लेकिन इस फर्स्ट फॉर्म को यूज करने का एक तरीका है फ्रेंड्स। अगर आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है और आप असर्टिव सेंटेंस को लिख रहे हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो याद रखिए सिंगुलर सब्जेक्ट होने के केस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस लगाना जरूरी हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इस बात को याद रखिए कि जब आपके पास असर्टिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के केस में सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वहां पे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस का इस्तेमाल करोगे। इस बात को अपने ब्रेन में फिक्स कर दीजिए। लेकिन जब आपके पास सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल रहेगा, सेम कंडीशन, लेकिन सब्जेक्ट जो है आपका यहाँ पे सिंगुलर ना हो करके प्लूरल हो जाता है, इन दैट केस आप यहाँ पे एस या ई एस का यूज नहीं करोगे, आप डायरेक्टली फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे फ्रेंड्स। इस बात को याद रख लीजिए। इसमें सिंपल है कि असर्टिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, मेन वर्ब यहाँ पे यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये बात की बात है, लेकिन मेन ये दो चीजें यहाँ पर होती हैं। मेन वर्ब का यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज यहाँ पर किया जाता है, और ये इस बात को देखते हुए किया जाता है कि अगर आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तब तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस यूज करोगे, और अगर आपके पास यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही इस्तेमाल करोगे, उसके साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं करोगे। अब यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। एक और चीज माय डियर फ्रेंड्स, अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए। मैंने आपसे कहा कि अगर यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, अगर आपके पास यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो आप यहाँ पे वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे और उसके साथ में एस या ई एस का प्रयोग करोगे, ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने कहा। और फिर मैंने कहा कि आप यहाँ पे अगर प्लूरल सब्जेक्ट को देखते हो तो प्लूरल सब्जेक्ट के केस में आपको ये फॉर्मेलिटीज नहीं देखनी पड़ती हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर दिया जाता है, यहाँ पे कोई भी एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक और चीज का यहाँ पे ख्याल रखना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आई और यू, ये दोनों जो हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस रहते हैं ये रूल को फॉलो नहीं करते, यानी कि रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों है सिंगुलर, और अगर ये सिंगुलर है तो इनके होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस को होना चाहिए। लेकिन ये जो है ये वो लोग हैं जो घर वालों की बात नहीं सुनते हैं, तो ये सिंगुलर के रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ये सिंगुलर होने के बावजूद भी सिंगुलर के रूल को फॉलो नहीं करते हैं।
ये फॉलो करते हैं प्लूरल वाला रूल। यानी कि अगर आपको सब्जेक्ट में आई या यू नज़र आ जाए तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आई या यू होने पर आपके पास यहाँ पर प्लूरल का रूल ही फॉलो होगा, प्लूरल का रूल ही फॉलो किया जाएगा। यानी कि आई या यू होने पर आप सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर दोगे। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन बाकी जितने भी आपके पास यहाँ पे सिंगुलर होंगे, चाहे वो आपका बाकी जो सिंगुलर बचते हैं वो आपके पास सिर्फ थर्ड पर्सन के रह जाते हैं, ही शी इट वाले। और या अगर आपके पास कोई सिंगुलर नाउन आता है उस केस में आप ये वाला रूल यहाँ पे फॉलो करते हो।